गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गजानन पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। आज हम कृषि कानूनों पर और जो ये आंदोलन चल रहा है इस पर कुछ चर्चा करेंगे। ये तो आपको सबको पता है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और आंदोलनकारियों से अपील करी कि आप आंदोलन खत्म करें, मगर संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उनका मूड नहीं लग रहा है आंदोलन खत्म करने का और घर जाने का। अब उनकी एक नई मांग आई है कि सरकार एमएसपी को कानून बनाए और इसकी गारंटी दे। मतलब इसको जनरल भाषा में एमएसपी गारंटी कानून वो बोल रहे हैं। मतलब इस कानून के मद्देनजर वो ये चाहते हैं कि सरकार एक फसल की एक रेट तय करे और उसकी कानूनी गारंटी दे। मतलब ये कि हर किसान को उस फसल का जो भी सरकार एमएसपी तय करेगी वो तय कीमत उसको हर हाल में मिलेगी, वो सरकार खरीदेगी उस कीमत पर उसका माल। और गारंटी कानून का मतलब ये है कि अगर ये गारंटी कानून बन जाता है तो कोई भी नागरिक किसी भी किसान से उस तय कीमत से या एमएसपी से नीचे किसान का माल या उसकी फसल नहीं खरीद सकता है। और अगर ऐसा करता है तो ये एक आपराधिक कृत्य होगा और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब ये एक नई बहस छिड़ गई है कि सरकार एमएसपी कानून क्यों नहीं बना देती। अगर सीधे तरीके से हम सोचे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सरकार एक कानून बना दे और उससे सबकी ऊंची ऊंची रेटें तय कर दे, एमएसपी बना दे सबकी, और किसान को बहुत फायदा होगा इससे। बाजार में वो अपने ऊंचे दामों पर अपनी फसल बेच सकेगा और उसको बहुत फायदा होगा और वो सुखी हो जाएगा। प्राय ये सब यही सोचते हैं, लेकिन बाजार और अर्थव्यवस्था ये ऐसी सोच से नहीं चलती है। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। वो जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है वैसे ही बाजार अपने नियम खुद तय करता है। एमएसपी पर कानून ये सरकार क्या, दुनिया की कोई भी सरकार नहीं बना सकती और ना ही बनाएगी। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। अर्थशास्त्र के नियम, बाजार की व्यवस्था और मानवीय मूल प्रवृत्तियों और मुझे जितनी जानकारी है उसके मद्देनजर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर सरकार फसल की खरीद पर एमएसपी पर अनिवार्य का कानून बना दे तो उससे देश में किस तरह के परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे होंगे ये निर्णय आप खुद लीजिएगा। भारत की 70% जनता कृषि से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। माने 70% जनता अपने छोटे या बड़े खेतों में कुछ न कुछ उगाती है। बाकी 30% जनता कुछ भी नहीं उगाती, वो सबकी खरीदार है। मगर जो 70% जनता है वो भी जो वो खुद एक या दो फसल उगाती है उसे छोड़कर बाकी सबकी वो भी खरीदार है। माने पूरी जनता किसी न किसी फसल की खरीदार है ही। इसके अलावा अनाज और अन्य कई फसलें हमारे 30% से 40% उद्योगों के कच्चा माल भी है। अब आते हैं एमएसपी पर। अगर अनिवार्य एमएसपी का कानून बन जाए तो इस बीच में आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि एमएसपी पर खरीद के क्वालिटी वाइज नॉर्म्स बने होते हैं, नियम बने होते हैं। तो हर तरह की एमएसपी तय होती है उससे, मतलब कानून बनेगा तो तय करनी पड़ेगी उसकी क्वालिटी, हर प्रकार की फसल की क्वालिटी तय करनी पड़ेगी। जैसे धान के लिए 2 क्वालिटी की एमएसपी अभी तय है, धान की लंबाई के अनुसार और उसके मॉइस्चर के आधार पर। जैसे आईआर 1020 की एमएसपी शायद 1500 रुपए के आसपास है और इसकी लेंथ 7 से 10 mm होनी चाहिए और मॉइस्चर 12 से नीचे, ये उसके नॉर्म्स बने हुए हैं। और जिस धान की लेंथ 7 mm से कम हो वह सामान्य श्रेणी में सरकार सामान्य की तय की हुई एमएसपी पर खरीदती है। तो कुछ धान ऐसे होते हैं जो 7 mm से कम लंबे होते हैं मगर उसके बाजार भाव ए श्रेणी की एमएसपी से भी डबल होते हैं। कानून बनने पर उनकी एमएसपी भी सरकार को तय करनी पड़ेगी। अभी सरकार ने शायद 23 या 24 कुछ फसलों के एमएसपी बनाई हुई है। कानून बनने पर सरकार को भारत में उगाई जाने वाली हर फसल की हर क्वालिटी की एमएसपी तय करनी पड़ेगी, जो शायद 1000 से ऊपर हो।
इसके अलावा मछली उत्पादन, नारियल, दूध सबकी एमएसपी सरकार को तय करनी पड़ेगी। आखिर वो भी तो एक फसल है और ये सब व्यापार किसान ही करते हैं। अब आते हैं खरीद पर। अब किसान की हर फसल हर क्वालिटी की एमएसपी पर खरीदी जाएगी, किसान के हाथ में अधिक पैसा आएगा, किसान खुश होगा। मगर हर खरीदार को, जिसमें किसान और मजदूर भी शामिल हैं, अपनी अन्य अनाज की खरीद पर पहले से अब अधिक पैसा खर्च करना होगा। ये जो अब जितना पैसा अधिक खर्च हो रहा है, वो पैसा मजदूर, नौकरी करने वाला, दुकानदार या उद्योगपति कहां से लाएगा? अपनी कमाई से ही न लाएगा। ये अधिक खर्च से उसका बजट बिगड़ेगा, क्योंकि खर्च बढ़ा है, कमाई नहीं। तो इसके लिए मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाएगा, नौकरी वाले की पगार बढ़ानी पड़ेगी, सरकार पर भी सैलरी और भत्ते बढ़ाने का प्रेशर आएगा। चूंकि फूड इंडस्ट्रीज में कच्चे माल की लागत बढ़ेगी और कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ेगी, अन्य खर्चों में भी इजाफा होगा। तो अन्य खुद के बड़े खर्च भी मेंटेन करने हैं, तो वो अपना मार्जिन प्रतिशत बढ़ाएगा, मतलब उत्पाद की कीमत बढ़ेगी और ये देश के हर उत्पाद पर लागू होगा, चाहे वो फूड उद्योग हो या खिलौना हो, सुई हो या ट्रैक्टर हो या कृषि उपकरण हो या खाद या बीज, हर वस्तु के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने अनाज यानी कच्चे माल के दाम फिक्स किए हैं, मगर उसके उपभोक्ता तक पहुंचने, प्रोसेस के खर्चे को नियंत्रित नहीं किया है। वो खर्च जो आज है उसमें बढ़ोतरी होगी और वो वैसे ही रहेगा। इससे आपके पैसे तो अधिक आएंगे, मगर उस पैसे की वैल्यू घट जाएगी, माने महंगाई बढ़ेगी, वस्तु के दाम ऊंचे होंगे और रुपए की कीमत नीचे जाएगी। इसको कहते हैं मुद्रास्फीति बढ़ना। ऐसे में सरकार मुद्रास्फीति कम करने के लिए नोट छापेगी, जिससे, क्योंकि नोट उतने ही छापते हैं जितने मूल्य का सोना रिजर्व बैंक में होता है, मगर ये नोट मुद्रास्फीति कम करने के लिए छपेंगे तो उससे डॉलर के सामने हमारी वैल्यू और घट जाएगी। खैर, ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई। आपको कुछ और बात बताता हूं। जब तनख्वाहें बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी, किसान को फसल से अधिक पैसे मिलेंगे, तब देश के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इससे देश में गरीबों की संख्या कम होगी। अब दो बातें हो सकती है, क्योंकि रुपए की कीमत पहले से घट गई है, तो या तो सरकार गरीबी की रेखा के मानदंड बदले या सबको अमीर मान ले। अगर सरकार मानदंड बदलती है तो सरकार तो जो हर सरकारी योजना जो केंद्र पर राज्य सरकारें गरीबों के लिए चलाती हैं, उन सब में फेरबदल करे और एक नई व्यवस्था लाए। और अगर पुराने मानदंड के अनुसार सबको अमीर मान ले, तो सारी योजनाएं और सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी। तब बड़ी महंगाई और बिना गरीबी की योजनाओं के देश की 40% जनता में त्राही त्राही मच सकती है। अब बात किसान की। बड़ी कीमत लेकर एक बार तो किसान खुश होगा, मगर जब अगली फसल के लिए किसान बाजार में खाद, केमिकल या अन्य कृषि सामान लेने जाएगा, तो करीब हर वस्तु की कीमत करीब 1.5 से 2 गुनी बढ़ी देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। तब उसके पास एक ही उपाय होगा कि फिर धरने पर बैठे और मांग करे कि एमएसपी बढ़ाओ। ये कभी न खत्म होने वाला वो चक्कर है जिसमें से किसान, मजदूर से लेकर देश की 140 करोड़ जनता घनचक्कर बन जाएगी। मानव जीवन की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। देश की 50% से अधिक जनता इन्हीं 3 बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपना जीवन खपाएगी। उपाय क्या है? दोस्तों, आज की वैश्विक परिस्थितियों में, माने उदारीकरण के जमाने में, जब विश्व एक गांव बन चुका है, दुनिया के किसी भी कोने का उत्पादनकर्ता अपना माल दुनिया के किसी भी कोने में बेचने को स्वतंत्र है। तब आप किसान को बहुत दिन तक मंडी में बांध के वैसे भी नहीं रोक पाएंगे। आज सुदूर यूरोप की फूड कंपनी भारत या अफ्रीका के किसी भी देश के किसान से माल खरीद भी सकती है और उसे वहां प्रोसेस भी कर सकती है। आप उस कंपनी पर कितने दिन डायरेक्ट खरीद से रोक पाओगे? किसान के लिए सब बाजार, वैश्विक बाजार एक न एक दिन हर सरकार को खोलने पड़ेंगे, और इसी में किसान की और देश की भलाई है। किसान का भला उच्च गुणवत्ता के साथ फसल लेने, मांग के अनुरूप फसल उगाने व वैश्विक कंपटीशन से माल बेचने से ही होगा, न कि धरने प्रदर्शन करने से या सरकारी नियम बनवाने से। मेरे हिसाब से सरकार को चाहिए कि खेती किसानी को उद्योग का दर्जा दे दे, वह किसान अपनी माल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो। आने वाला समय घरेलू नहीं है, वैश्विक बाजार का है। आप घर बैठे अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकेंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इस बदलाव के साथ हमको भी बदलना होगा, वरना हम अब पिछड़ेंगे भी बहुत तेजी से।
मोदी सरकार के कृषि बिल बहुत दूरदर्शी निर्णय थे। पहली बार कोई नेता आया जो बदलती दुनिया और उसके नियमों के साथ देश के हर क्षेत्र को बदलने की कोशिश कर रहा है। और जो व्यक्ति समाज, गांव, देश बदलते समय के साथ खुद को बदलने की कुवत रखता है, वही प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहता है।